नमस्कार साथियों, मैं नितिन उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सबका टेस्ट वाला 2.0 परिवार में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एसएससी जीडी के लिए हम लोग जो है गागर में सागर सीरीज को पूरा कंप्लीट करवा रहे हैं, पूरा कवर करवा रहे हैं। जो आरडब्ल्यूए परिवार की तरफ से जो बुक लॉन्च की गई है उसको हम लोग पूरा कंप्लीट करवा रहे हैं। और हम लोगों का ये पूरा टारगेट है कि 20 फरवरी के पहले पूरा एसएससी जीडी में गागर में सागर जो बुक लॉन्च किया है सर ने, उसको पूरा हम लोग आप लोग के सामने वीडियो बाय वीडियो लाकर कंप्लीट करेंगे। आप लोग को जो भाई हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो वीडियोज़ को देखते हैं भैया वीडियोज़ को लाइक कर दिया करिए, क्योंकि लाइक करने में आपका बहुत माइन्यूट टाइम जाता है, इससे हमारा मोटिवेशन ही बढ़ता है बस, ठीक। और जो भाई पहले से हमारी चैनल पर बने हुए हैं उनको पता ही होगा कि हम लोगों के माध्यम से पूरा हिंदी का जो है कंप्लीट सेशन करवा दिया गया है गागर में सागर का, ठीक। मैथ भी ऑलमोस्ट ख़त्म ही होने वाला है और रीजनिंग भी लगभग समाप्ति के कगार पे है ना। रही बात जीएस की, तो जीएस को हम लोग आज पॉलिटी की दूसरी वीडियो आ रही है। और आप लोगों से जो प्रॉमिस किया है टेस्ट वाला 2.0 परिवार ने, वो डेफिनेटली हम लोग कंप्लीट करके मानेंगे। और आपके 20 फरवरी से पहले पूरा आपका यह बुक जो है कंप्लीट कवर कर दिया जाएगा, ठीक। तो आप उस चीज़ के लिए परेशान मत होइए। हाँ, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दिया करिए आप लोग कि आपको वीडियो कैसी लगती है और किस टॉपिक को पहले करवाने की कोशिश करें, किसको बाद में करवाएं, या कोई दूसरा भी प्रॉब्लम अगर इस पेपर से या वनडे एग्जाम के किसी भी पेपर से होता है तो आप लोग कमेंट में वो सारी चीज़ें हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। हमारा टेस्ट वाला 2.0 परिवार आपके हर समस्या का समाधान जरूर करेगा, ठीक है। तो इसी के साथ में हम वीडियोज़ को शुरू करते हैं। आज का टॉपिक हमारा क्या है? प्रधानमंत्री। इसके पहले जो है हम लोग राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति एंड लोकसभा, राज्यसभा, इन तमाम चीज़ों के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। मौलिक अधिकार हुआ, मौलिक कर्तव्य हुआ, जैसे फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हुआ, है ना, डीपीएसपी के बारे में, इन तमाम चीज़ों के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हम प्रधानमंत्री से आगे कंटिन्यू करेंगे। ये दूसरी वीडियोस आज पॉलिटी की होने वाली है, ठीक है। ये पॉलिटी की आज कौन सी वीडियो है? दूसरी, सेकंड वीडियोस होंगे, ठीक है। 2 से 3 वीडियो में, क्योंकि क्लासेस थोड़ी लंबी हो जाती हैं इसलिए वीडियोस को हम लोगों को तोड़ना पड़ता है, अदरवाइज एक ही क्लास में हम लोग कंप्लीट करवाने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे देखते हैं क्या है। कह रहा है कि प्रधानमंत्री में भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। आर्टिकल किसके तहत? 75 के तहत, 75 के तहत अनुच्छेद राष्ट्रपति नियुक्त करता है भारत के प्रधानमंत्री को। वो भी नियुक्त करता है, नियुक्त किए जाते हैं प्रधानमंत्री। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद का सामूहिक रूप जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। किसके प्रति? लोकसभा। राज्यसभा से मंत्रिपरिषदों का कोई भी वो नहीं है। प्रधानमंत्री को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाते हैं। संसदीय शासन प्रणाली में प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का प्रमुख होता है, ठीक है। वास्तविक कार्यपालिका की जो शक्ति होती है उसका प्रमुख कौन है? प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए, ठीक है। और वह लोकसभा का सदस्य भी होना चाहिए। कहाँ का? लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। किसका? बहुमत दल का नेता होता है, ठीक। यदि प्रधानमंत्री या कोई अन्य मंत्री संसद का सदस्य नहीं है तो उसे पद पर बने रहने के लिए 6 माह के भीतर संसद का सदस्य बनना अनिवार्य हो जाएगा। किसका? संसद का सदस्य बनना 6 माह के भीतर अनिवार्य हो जाएगा, ठीक। आगे क्या कह रहा है? नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष भी कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, ठीक। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि नीति आयोग जो है इसका जो पहले का इसका क्या नाम था। कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि आज का जो नीति आयोग बना हुआ है ये पहले इसका क्या नाम हुआ करता है, ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 78 आर्टिकल 78 के तहत प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वह प्रशासन और कानून से संबंधित जानकारी किसको देगा? राष्ट्रपति जी को देगा। किसको? राष्ट्रपति को देगा। मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? वो भी प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। जो मंत्रिपरिषद होते हैं उनके बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है, ठीक है ना। आगे देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं? राष्ट्रपति को सौंपते हैं। राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। कौन? प्रधानमंत्री करते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता। किसी मंत्री को बर्खास्त करने की सिफारिश प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से करते हैं।
अगर किसी मंत्री को हटाना है अगर पद से, तो उसके लिए प्रधानमंत्री कौन किससे सिफारिश करेंगे? राष्ट्रपति से सिफारिश करेंगे। ठीक है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी। कौन? इंदिरा गांधी पंडित नेहरू की ही बेटी थी, तो पहली महिला प्रधानमंत्री यही थी। अब तक के सबसे लंबे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू रह चुके हैं। ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू कितना साल तक? 17 साल तक रह चुके हैं। कितना? 17 साल तक। सब एक कार्यकाल में सबसे कम समय मात्र 13 दिन तक प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी के पास में है। 13 दिन तक प्रधानमंत्री बस अटल बिहारी वाजपेयी रहे हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है? चौधरी चरण सिंह ऐसे प्रधानमंत्री थे जो कभी लोकसभा या संसद में उपस्थित नहीं हुए। ठीक है ना। एक ऐसे प्रधानमंत्री बनाए गए थे। कौन? चौधरी चरण सिंह, है ना। वो कभी लोकसभा या संसद में आए ही नहीं। अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री जो कौन थे? विश्वनाथ प्रताप सिंह थे, है ना। ये प्रधानमंत्री की शपथ तो ले लिए, लेकिन इन्होंने ये अपना विश्वास मत जो है वो पारित नहीं करवा सके, इसलिए इनको अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा क्या कर दिया गया? हटा दिया गया, है ना, प्रधानमंत्री के पद से। पद पर रहते हुए मृत्यु को प्राप्त होने वाले भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक। जवाहरलाल नेहरू ये अपने पद पर बने हुए थे तब इनकी मृत्यु हुई थी। इनके बाद कौन था दूसरे नंबर पे? लाल बहादुर शास्त्री। भारत के बाहर जो है ताशकंद में जिनका निधन हुआ था, प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी थे। ये भारत के बाहर इनकी मृत्यु हुई थी। सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले कौन थे? मोरारजी देसाई। ठीक है। मोरारजी देसाई जिनके बारे में मैंने कल बताया था कि पाकिस्तान से इतना हितैषी थे कि इन्होंने अपने ही रॉ एजेंट्स को की जो है वहाँ पे बलि चढ़वा दी। ठीक है ना। और पाकिस्तान अगर आज परमाणु संपन्न राष्ट्र बना हुआ है तो ये इन्हीं महोदय की देन है। तो अपने इतने देश के इतने महान ये प्रधानमंत्री रह चुके हैं, मोरारजी देसाई। सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बनने वाले कौन थे? राजीव गांधी जी थे। कौन? राजीव गांधी। भारत के पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा जी थे। कौन? गुलजारी लाल नंदा जी। वर्ष 1991 में उदारीकरण की नीति लागू करते समय प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव जी थे। पीवी नरसिम्हा राव 1991 में जब उदारीकरण, है ना, एलपीजी का सुधार जब किया गया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन पॉइंट को लेकर। ठीक है ना। आगे देखते हैं क्या है आपका? महान्यायवादी है आपका। क्या है आपका? महान्यायवादी। तो महान्यायवादी क्या है आपका? कह रहा है कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत महान्यायवादी के पद का उल्लेख किया गया है। ठीक है। आर्टिकल इन सब का बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल पूछता है, तो याद रखिएगा आप लोग। महान्यायवादी भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। विधि मतलब कानून का अधिकारी होता है। ठीक है। आर्टिकल 88 के तहत महान्यायवादी संसद का सदस्य ना होते हुए भी संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है और बोल भी सकता है अपनी बातें, बस वोटिंग नहीं करेगा, याद रखना, बस वोट नहीं डालेगा। एक ऐसा सदस्य कौन है? महान्यायवादी है। महान्यायवादी को संसद में मतदान करने का अधिकार नहीं होता है। क्या होता है? नहीं होता है। महान्यायवादी को संसद सदस्य की तरह सभी विशेषाधिकार एवं उन्मुक्तियां अनुच्छेद 105 के तहत प्राप्त होती हैं। किसके? 105 के तहत आर्टिकल। ठीक है ना। आगे क्या है देखते हैं संसद के बारे में। क्या कह रहा है? संसद के बारे में। संवैधानिक प्रावधान क्या है? संसद के संविधान के भाग 5 में अध्याय 2 में संसद से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। ठीक है। भारतीय संसद का गठन संविधान के अनुच्छेद 79 के तहत किया गया है। ठीक है। संविधान का संसद जो है भारतीय, उसका गठन संविधान में अनुच्छेद 79 के तहत। ठीक है। संसद के 3 प्रमुख अंग राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ये 3 प्रमुख अंग संसद के होते हैं। भारतीय संसद की संप्रभुता संविधान में निहित होती है। किसमें? संविधान में निहित होती है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान आर्टिकल 108 में है, मतलब 108 अनुच्छेद में। ठीक है ना। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 108 कहता है कि लोकसभा और राज्यसभा की जो है संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। धन विधेयक की परिभाषा संविधान के अनुच्छेद 110 में दी गई है। किसमें? 110 में, आर्टिकल में, धन विधेयक के बारे में। ठीक है ना। वार्षिक वित्तीय विवरण, बजट का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 112 में किया गया है। वार्षिक वित्तीय विवरण का, है ना, उल्लेख है इसमें।
संसद में के एक वर्ष में बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र होते हैं। 3 सत्र होते हैं एक बजट में, ठीक है ना। संसद का जो एक वर्ष पूरा होता है उसमें 3 सेशन बुलाए जाते हैं। एक बजट सत्र होता है, दूसरा मानसून सत्र होता है, तीसरा शीतकालीन सत्र होता है। अब देखो नया संसद भवन एक बन के तैयार हुआ है अभी, तो इसको देख लेते हैं। नए संसद भवन का आकार कैसा है? त्रिभुजाकार है। इससे क्वेश्चन पूछ सकता है क्योंकि ये नया बन के तैयार हुआ है, तो इसलिए इससे क्वेश्चन शायद आ सकते हैं, ठीक है। नए संसद भवन का निर्माण टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के द्वारा किया गया है। टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड द्वारा किया गया है। नए संसद भवन का शिलान्यास 10 दिसंबर 2020 को किया गया था। कब? 10 दिसंबर 2020 को किया गया है। गुड। नए संसद भवन के मुख्य वास्तुकार कौन है? विमल पटेल जी हैं। कौन है? विमल पटेल जी। विमल पटेल। नया जो संसद भवन बना है ना, और पुराना जो संसद भवन था उसके कौन थे? एडवर्ड लुटियंस थे। ठीक, कौन था? एडवर्ड लुटियंस। एडवर्ड लुटियंस थे, ठीक है। एडवर्ड लुटियंस थे पुराने वाले संसद के, ठीक है ना। और नए वाले संसद के कौन है? विमल पटेल जी। आगे देखते हैं। 10 दिसंबर 2020 को इसका शिलान्यास हुआ था ना। आगे क्या कह रहा है इसमें? कह रहा है कि नए संसद भवन में लोकसभा के लिए 888 सीटें और राज्यसभा के लिए 384 सीटें बनाई गई हैं। कितना? 384 सीटें बनाई गई हैं। नए संसद भवन में लोकसभा का आंतरिक डिजाइन राष्ट्रीय पक्षी मोर की थीम पर आधारित है, ठीक है। राष्ट्रीय पक्षी जो मोर है उसकी थीम पर आधारित है आंतरिक डिजाइन। ऐतिहासिक राजदंड जो है सेंगोल को लोकसभा अध्यक्ष के आसन के समीप स्थापित किया गया है, जो चोल साम्राज्य से संबंधित है ना। सेंगोल जो है ये चोल साम्राज्य से संबंधित एक जो है राजदंड का जो ऐतिहासिक वो है ना, मापदंड है। आगे लोकसभा के बारे में देखते हैं। क्या है लोकसभा? लोकसभा कह रहा है कि लोकसभा को संसद का निम्न सदन या लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है ना, क्योंकि जनता के द्वारा डायरेक्ट चुन के आते हैं ये। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। कितने वर्ष की? 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को सौंपते हैं। किसको? लोकसभा उपाध्यक्ष को सौंपते हैं, ठीक। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। किसके प्रति? सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं जितने भी मंत्रिपरिषद होते हैं। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 550 वर्तमान नियमों के अनुसार हो सकती है। कितना? 550 होगी। प्रोटेम स्पीकर जो होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। कौन करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है और कहीं भी नहीं। अविश्वास प्रस्ताव बस लोकसभा में आएगा, राज्यसभा में नहीं आएगा। लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा का पीठासीन अधिकारी और उच्च अधिकारी होते हैं, ठीक है ना। या तो उच्च अधिकारी होंगे या तो लोकसभा का पीठासीन अधिकारी, जिसको लोकसभा का स्पीकर भी बोलते हैं, ठीक है। प्रोटेम स्पीकर जो होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। प्रोटेम जो टेम्पोररी टाइप के स्पीकर होते हैं, जब तक कि अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो जाती है तब तक। अब आते हैं दूसरा पॉइंट, क्या आपका? राज्यसभा है। राज्यसभा क्या कह रहा है? राज्यसभा के सदन को उच्च सदन या अस्थायी सदन के रूप में जानते हैं। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम 30 वर्ष की आयु होना अनिवार्य है। भारत में उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति जो होता है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का? 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा कभी भंग नहीं होता। इसका 1/3 बहुमत सदस्य हर 2 साल में क्या होते हैं? रिटायर कर दिए जाते हैं। हर 2 साल में क्या हो जाते हैं? सेवानिवृत्त हो जाते हैं या रिटायर्ड हो जाते हैं। अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का विशेषाधिकार इनको प्राप्त होता है अनुच्छेद 312 के तहत, ठीक है। अनुच्छेद 312 के तहत ये अखिल भारतीय सेवाओं का जो है सृजन कर सकते हैं। कौन लोग? इनका ये विशेषाधिकार, ये लोकसभा के पास इसका अधिकार नहीं है, बस इसका अधिकार किसके पास है? राज्यसभा के पास है, ठीक। संसदीय प्रक्रिया क्या होती है? संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम 6 वर्ष का अंतराल हो सकता है, उससे ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। 6 वर्ष के अंदर किसी न किसी कीमत पर बैठक होनी ही होनी है। इसीलिए 3 सत्रों का आयोजन किया जाता है 4-4 महीने पे, है ना, साल भर के अंदर। आगे क्या कह रहा है?
कह रहा है कि संसद सदस्य की अयोग्यता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करेगा? राष्ट्रपति, है ना, चुनाव आयोग की सलाह लेने पर करेगा। कोई संसद का जो सदस्य है वो अयोग्य है या योग्य है, इससे संबंधित जो भी प्रश्नों का निर्णय होगा वो राष्ट्रपति किसकी सलाह से करेगा? चुनाव आयोग की सलाह लेने के बाद करेगा। ठीक। संसद की प्रत्येक बैठक का पहला घंटा प्रश्नकाल जो होता है क्वेश्चन आवर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो पहला घंटा चलेगा, स्टार्टिंग 10 बजे से बैठक हुई तो 10 से 11 क्या हो जाएगा? क्वेश्चन आवर, प्रश्नकाल, जैसे समझा रहा हूँ ना। संसद में प्रश्नकाल का समय सामान्यतः सुबह 11 से 12 बजे तक होता है। अच्छा, 11 बजे से इनकी बैठक होती है और 12 बजे तक होती है। 1 घंटा जो होता है क्वेश्चन आवर है ना, प्रश्नकाल है। संसदीय प्रक्रिया में प्रश्न पूछने की अनुमति और वर्गीकरण का निर्णय लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा सभापति करते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति के द्वारा किया जाता है। प्रश्नकाल के तुरंत बाद का 1 घंटे का समय जो होता है वो शून्यकाल होता है। क्या होता है? शून्यकाल होता है। संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल भारत की देन है ना। शून्यकाल और कोई नहीं होता, बस भारत की देन है शून्यकाल जो होता है। जिन प्रश्नों का उत्तर मौखिक रूप से दिया जाता है तारांकित प्रश्न वो कहलाते हैं। संसद में कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर बस मौखिक बोलते हैं और मौखिक ही उसका उत्तर मिल जाता है, उसको तारांकित प्रश्न कहते हैं। जिन प्रश्नों का उत्तर लिखित रूप में दिया जाता है उसे अतारांकित प्रश्न कहलाते हैं, वो सब अतारांकित। ठीक है। कोरम या गणपूर्ति के लिए सदन की कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग उपस्थित होना अनिवार्य है। ठीक, मतलब 550 लोकसभा की अगर जो सीट है तो उसमें 55 सदस्य किसी भी कीमत पे लोकसभा में आने ही आने चाहिए, अदरवाइज लोकसभा क्या हो जाएगी? स्वतः समाप्त हो जाएगी। याद रखिएगा आप लोग। ठीक है। संसद से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद कुछ देख लेते हैं। अनुच्छेद है और ये विषय और या प्रावधान है उनके। ठीक है। अनुच्छेद 79 क्या है? संसद का गठन राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा को मिलाकर जो होता है संसद बन जाती है। अनुच्छेद 80 जो है राज्यसभा के बारे में कह रहा है, उच्च सदन की संरचना होती है। अनुच्छेद 81 जो होती है, क्या होती है? 81 ये लोकसभा के बारे में बता रहा है, जो निम्न सदन हमारा होता है ना। ये 3 जो आर्टिकल हैं आपके बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। आगे देखते हैं। अनुच्छेद 82 प्रत्येक जनगणना के बाद पुनः समायोजन या परिसीमन होगा। आर्टिकल 82 ये हमारा कहता है। ठीक है ना, लेकिन अब तो रोक लग गई है। 2026 तक ये परिसीमन जो है पिछली बार हुआ था 1976 में हुआ था, है ना, 75-76 के दौरान में, तो जो 2026 तक उसको मान्यता प्रदान कर दी गई थी। अब इस बार परिसीमन होगा तो अब देखते हैं कितने टाइम तक होती हैं ये चीज़ें। ठीक है। आगे क्या कह रहा है कि संसद के सत्र या सत्तावसान का विघटन आर्टिकल 85 में है, 85 में है। अनुच्छेद 87 राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण की बातें कह रहा है। राष्ट्रपति जो विशेष अभिभाषण देगा वो अनुच्छेद 87 में देगा। ठीक है ना। अब अनुच्छेद 88 क्या कह रहा है? सदनों के संबंध में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार जो है सदनों के संबंध में, वो अनुच्छेद 88 में दिया हुआ है। अनुच्छेद 89 क्या है? राज्यसभा का सभापति और उपसभापति जो होते हैं, ये अनुच्छेद 89 है, 89। अनुच्छेद 93 क्या है? लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो होते हैं वो आर्टिकल 93 में है। ठीक है। अनुच्छेद 100 क्या है? सदनों में मतदान, रिक्तियों के होते हुए भी कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति जो होती है ये अनुच्छेद 100 के अंदर आती है ना। ठीक है। अनुच्छेद 108 क्या कहता है? कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कराई जाएगी, ये अनुच्छेद 108 कहता है हमारा। अनुच्छेद 110 क्या कहता है? धन विधेयक की परिभाषा को बताता है। किसकी? धन विधेयक की परिभाषा को बताएगा। अनुच्छेद 112 क्या कहता है? वार्षिक वित्तीय विवरण या बजट के बारे में बताएगा हमको। ठीक। अनुच्छेद 114 विनियोग विधेयक के बारे में बताता है। अनुच्छेद 117 क्या है? वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध इसमें दिया गया है अनुच्छेद 117 में। अनुच्छेद 122 क्या कहता है? न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच ना किया जाना। न्यायालय में संसद के अंदर हुई किसी भी लड़ाई झगड़े मारपीट किसी भी चीज़ के लिए आप उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं, ये चीज़ गारंटी समझो। ठीक है। इसका निर्णय कौन लेगा? लोकसभा में होगा तो लोकसभा का अध्यक्ष लेगा और राज्यसभा में होगा तो राज्यसभा का सभापति उसका निर्णय लेगा। ठीक है। तो ये न्यायालय में चैलेंजेबल नहीं है, इसको बस कोर्ट उसमें यहीं पे उसकी सारी बातें होंगी। संसदीय समितियां क्या होती हैं? अब ये इसके बारे में देखते हैं हम थोड़ा सा जल्दी। भारत में संसदीय समितियों की प्रणाली ब्रिटेन किससे संविधान से प्रभावित है? किससे? ब्रिटेन के संविधान से प्रभावित है। संसदीय समितियों का गठन संविधान के अनुच्छेद 118 के तहत संसद की कार्यवाही के नियमों के अनुसार किया जाता है।
ठीक है। संसद की जो कार्यवाही के नियम है उनके अनुसार किया जाता है अनुच्छेद 118 में। संसदीय समितियां मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं, अस्थायी समितियां और तदर्थ समितियां। एक तो अस्थायी समिति होती है, दूसरा तदर्थ समिति होती है। लोकसभा की सभी संसदीय समितियों की अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। जितने भी लोकसभा के संसदीय समिति बनाई जाएगी उसका जो अध्यक्ष चुना जाएगा वो लोकसभा का अध्यक्ष ही चुनेगा। संसदीय समितियों के सदस्य संसद के दोनों सदनों से चुने जाते हैं, है ना, लेकिन कोई भी मंत्री इन समितियों का सदस्य नहीं बन सकता है ना। अगर कोई मंत्री होगा तो उनकी इन समितियों का सदस्य वो नहीं बनेगा, क्योंकि जो संसदीय समितियों द्वारा आपको विधेयक ले आकर पेश किया जाएगा उसको कैबिनेट के द्वारा मंजूरी देना नितांत आवश्यक है, उसी के बाद में ही वो आके संसद में पेश होंगी चीज़ें, ठीक है। तो लोक लेखा समिति जो होती हैं वो क्या होती हैं? लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहते हैं। प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन है ये लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिनमें से 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से चुने जाते हैं, ठीक। वर्ष 1967 से चली आ रही परंपरा के अनुसार लोक लेखा समिति का अध्यक्ष विपक्ष का कोई सदस्य होगा। किसका? विपक्ष का कोई एक सदस्य लोक लेखा समिति में रहेगा। लोक लेखा समिति का मुख्य कार्य क्या होता है? कैग या नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की वार्षिक रिपोर्ट की जांच करना होता है उसका, है ना। जो कैग होते हैं भारत के संविधान में आर्टिकल 148 के तहत, किसके? आर्टिकल 148 के तहत होते हैं ना कैग, ठीक है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भी बोलते हैं इनको, अकाउंटेंट भी बोला जाता है देश का, है ना। वो वार्षिक रिपोर्ट जो तैयार करते हैं उनकी जांच करने का काम कौन करता है? लोक लेखा समिति, ठीक है ना। आगे क्या कह रहा है? प्राक्कलन समिति क्या होती है? प्राक्कलन समिति संसद की सबसे बड़ी प्राक्कलन समिति होती है। प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य होते हैं और ये सभी के सभी केवल लोकसभा से चुने जाते हैं। इस समिति में राज्यसभा का कोई भी सदस्य शामिल नहीं होता है। प्राक्कलन समिति का मुख्य उद्देश्य सरकार के खर्चों में मितव्ययिता या कमी लाने के सुझाव देना है, इसलिए इसे अस्थायी मितव्ययिता समिति भी कहते हैं। जैसे सरकार किसी भी प्रोग्राम पे अगर जो 100 रुपये खर्च करना चाह रही है तो ये जो प्राक्कलन समिति आपका बनेगा उसका काम होगा कि इस पर किस तरीके से 80 रुपये ही खर्च होंगे, ठीक है ना। तो ये काम कराने का काम कौन करेगा? प्राक्कलन समिति आपकी करेगी, राइट। आगे क्या कह रहा है? कह रहा है प्राक्कलन समिति का मुख्य उद्देश्य सरकार के खर्चों को कम करना होता है। प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति हमेशा सत्ताधारी दल से किया जाता है। उसका जो अध्यक्ष बनेगा वो सत्ताधारी दल का ही होगा, तभी बनेगा ना। अब विभिन्न प्रकार के विधेयक के बारे में देखते हैं। वित्त विधेयक क्या है? अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयकों के संबंध में उल्लेख दिया गया है, ठीक। ऐसा विधेयक जो राजस्व या व्यय से संबंधित होते हैं तथा वे वित्त विधेयक कहलाते हैं। जो राजस्व मतलब कमाई से और उसके खर्चे से संबंधित हो उसको वित्त विधेयक कहा जाएगा। वित्त विधेयक को दोनों सदनों में पारित किया जाता है, और चाहे राज्यसभा होगा चाहे लोकसभा होगा। प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक होता है। प्रत्येक धन विधेयक जो होता है वो वित्त विधेयक होता ही होता है, ठीक है। जो भी धन विधेयक आपका पेश किया जाएगा वो वित्त विधेयक कहलाएगा। भारतीय संशोधन विधेयक क्या होता है? संविधान संशोधन प्रक्रिया का प्रावधान संविधान के भाग 20, किसके? भाग 20 के अनुच्छेद 368 के तहत किया जाता है। आर्टिकल 368 के तहत किया जाता है ना संविधान संशोधन विधेयक जो होता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि संविधान संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, चाहे रोज लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। विधेयक दोनों सदनों में साधारण बहुमत तथा विशेष बहुमत के द्वारा पारित किया जाता है, ठीक है ना। एक में साधारण बहुमत और विशेष बहुमत दोनों में, जैसा भी विधेयक रहेगा। धन विधेयक क्या होता है? संविधान के अनुच्छेद 110 के तहत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जाएगा। कहाँ पे? बस लोकसभा में। धन विधेयक को प्रस्तुत करने के पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक होती है। बिना राष्ट्रपति की अनुमति के धन विधेयक को पेश नहीं किया जा सकता। संसदीय प्रस्ताव क्या होता है? स्थगन प्रस्ताव क्या है? स्थगन प्रस्ताव एक संसदीय प्रस्ताव है जिसका उद्देश्य संसद की सामान्य कार्यवाही को स्थगित करके किसी अत्यावश्यक और जनहित से संबंधित मुद्दों पर तत्काल चर्चा करना होता है। यह प्रस्ताव आमतौर पर लोकसभा में पेश किया जाता है। कहाँ पर? लोकसभा में पेश किया जाता है।
अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है? अविश्वास प्रस्ताव एक संसदीय प्रस्ताव है जिसका उद्देश्य सरकार के प्रति संसद, मुख्य रूप से लोकसभा में, का विश्वास खोने की स्थिति में व्यक्त करना है। यह सरकार की वैधता और बहुमत पर सीधा सवाल खड़ा करता है। अविश्वास प्रस्ताव का सीधा सीधा मतलब इतना होता है कि अगर आप बहुमत दल के नेता एक प्रधानमंत्री बने रहना चाहते हैं तो आपके पास जो होता है 50% लोकसभा का प्लस 1 जो है पर्सन या सदस्य होने चाहिए, है ना। वो चाहे जब वोटिंग करवा दिया जाएगा, इसको अविश्वास प्रस्ताव को कभी भी किसी भी विपक्ष द्वारा पेश कर दिया जाता है, कोई इशू नहीं है ना। तो इतना इस चीज़ को याद रखना है। हाँ, तो आगे देखते हैं क्या दिया गया है। विश्वास प्रस्ताव क्या होता है? विश्वास प्रस्ताव क्या होता है? यह प्रक्रिया भारतीय संसद व्यवस्था की देन है ना। भारतीय संसद की देन है यह विश्वास प्रस्ताव। विश्वास प्रस्ताव प्रधानमंत्री अथवा मंत्रिपरिषद के किसी सदस्य द्वारा लाया जाता है, ठीक है ना। चाहे प्रधानमंत्री लाएगा या मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य लाएगा तभी विश्वास प्रस्ताव आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। यदि सदन में विश्वास प्रस्ताव पास नहीं होता है तो प्रधानमंत्री को त्यागपत्र देना पड़ता है ना। मतलब प्रधानमंत्री का पद जो है स्वतः चला जाएगा अगर वो पास नहीं हो पाया तो। सर्वोच्च न्यायालय क्या होता है? अब आते हैं मेन टॉपिक पे। संवैधानिक प्रावधान एवं स्थापना। भारतीय संविधान में भाग 5 के अंतर्गत अनुच्छेद 124 से 147 तक सर्वोच्च न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता एवं शक्तियों का वर्णन किया गया है, क्रमशः 124 से 147 के बीच में। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय जो दिल्ली में आज के टाइम पे है। मूल संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के लिए एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश, कुल 8 की व्यवस्था है ना। मूल संविधान में टोटल 8 न्यायाधीशों की व्यवस्था है, एक मुख्य और 7 अन्य न्यायाधीश। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल न्यायाधीशों की संख्या 34 है, 33 अन्य हैं और एक मुख्य न्यायाधीश, सीजेआई इनको बोलते हैं, सीजेआई इनको बोला जाता है ना। आगे नियुक्ति, योग्यता एवं कार्यकाल के बारे में कह रहा है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति, जो कोलेजियम की सिफारिश आती है, उनके द्वारा किया जाता है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ राष्ट्रपति या उनके द्वारा नियुक्त कोई भी व्यक्ति दिलवा देता है। वो सर्वोच्च न्यायालय के जितने भी न्यायाधीश होते हैं। न्यायाधीश बनने के लिए किसी उच्च न्यायालय में कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश हो या 10 वर्ष तक वकालत का अनुभव आपके पास हो तो सुप्रीम कोर्ट के आप जज बन सकते हैं, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? 65 ईयर, 65 वर्ष होती है। न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं? राष्ट्रपति को सौंपते हैं। किसे सौंपेंगे? राष्ट्रपति को सौंपते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन जो होता है और भत्ते भारत की संचित निधि पर भारित होता है। किस पर? भारत की संचित निधि पर भारित होता है, जो ऑलमोस्ट ट्रेजरी आपका खजाना होता है, जो रखा हुआ होता है, जमा हुआ होता है, उसमें से इनको वेतन भत्ते जाते हैं। मतलब देश में कितनी भी आपात स्थिति क्यों ना आ जाए, इनके वेतन और भत्ते में किसी भी प्रकार की कटौती नहीं की जा सकती। उसको संचित निधि भारत का बोलते हैं। शक्तियाँ एवं अधिकार क्षेत्र कह रहा है। आर्टिकल 32 के तहत मौलिक अधिकार के प्रवर्तन के लिए सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार के रिट को भी जारी कर सकता है। कौन कौन सा? अनुच्छेद 129 के तहत सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है जिसके फैसले साक्ष्य के तौर पर माने जाएंगे, है ना। मतलब आर्टिकल 129 डायरेक्ट ये चीज़ें कहता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई एक फैसला सुना दिया, है ना, तो वो फैसला अपने आप में एक कानून बन जाएगा, ठीक, और उसको कोई भी बाईपास नहीं कर सकता है जब तक कि संसद उसके लिए अलग से कानून ना बना दे। अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति सार्वजनिक महत्व के किसी प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। राष्ट्रपति 143 के तहत, लेकिन वह सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है, यह भी कहा जा रहा है, ठीक है। जो सलाह सुप्रीम कोर्ट देगा जरूरी नहीं है कि वह चीज़ें ये मान ही ले, याद रखना। आगे क्या कह रहा है? आगे क्या कह रहा है? कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय को अपने ही द्वारा सुनाए गए निर्णयों या आदेशों का पुनरावलोकन करने की शक्ति अनुच्छेद 137 के तहत प्राप्त होती है। जैसे मेरा कोई मुकदमा है, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कुछ फैसला दे दिया, बाद में मैं अपने फैसले से संतुष्ट नहीं हूँ, मैंने दोबारा एक पिटीशन दायर किया, तो सुप्रीम कोर्ट अपने ही द्वारा किए गए फैसले को दोबारा रिव्यू में डालेगी और उसकी सुनवाई करेगी, है ना। ये आर्टिकल 137 के तहत कह रहा है। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास होता है और किसी के पास नहीं है, ठीक। संविधान में क्या चीज़ें होंगी, क्या नहीं होंगी, इन तमाम चीज़ों के बारे में जानकारी कौन देगा? वो सर्वोच्च न्यायालय देगा, ठीक है ना। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं? अन्य महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से हैं। कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों में
है ना, विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित होना चाहिए, है ना, जिसे महाभियोग जैसी प्रक्रिया कहा जाता है ना। अगर उसे हटाना है तो महाभियोग लाना पड़ेगा और दोनों सदन में विशेष बहुमत होना चाहिए वो भी, मतलब, है ना। अगर टोटल 3/4, कितना, 3/4 होना चाहिए। विशेष बहुमत ये होता है 3/4। अगर किसी की संख्या 100 है तो उसमें से 75 लोग अगर एग्री करेंगे तो ही जो है इनको हटाया जाएगा, अदरवाइज नहीं हटाया जाएगा। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो हैं H.J. कानिया जी थे। कौन थे मुख्य न्यायाधीश प्रथम? H.J. कानिया थे। सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश फातिमा बीवी थी। कौन? फातिमा बीवी। जनहित याचिका IPL की अवधारणा को भारत में लागू करने का श्रेय PN भगवती को जाता है। मुख्य न्यायाधीश कौन थे? PN भगवती। PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इसको बोलते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के नाम से जानते हैं, राइट। आगे देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का स्थान दिल्ली में है, लेकिन मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की स्वीकृति से इसे किसी अन्य स्थान पर बैठक आयोजित कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय का स्थान कहाँ पे है? दिल्ली में है, लेकिन मुख्य न्यायाधीश जो होता है वो राष्ट्रपति की स्वीकृति से किसी अन्य भी स्थान पर इसके बैठक को आयोजित कर सकता है, कोई जरूरी नहीं कि दिल्ली में ही हो बस। न्यायमूर्ति सूर्यकांत को भारत को 53वें न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नियुक्त किया गया है। जस्टिस सूर्यकांत है ना। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो होते हैं कैग है ना। कौन? कैग। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के स्वतंत्र पद की व्यवस्था की गई थी, है ना। जो भारत का अकाउंटेंट होता है, जो भारत के सभी लेखा जोखा को रखता है अपने पास में, वो आर्टिकल 148 के तहत है ना कैग की स्थापना है, जो परीक्षक स्वतंत्र पद के लिए है। कैग से संबंधित कार्य एवं शक्तियों का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 149 में किया जाता है। किसमें? 149 में। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को लोक वित्त संरक्षक कहा जाता है, लोक वित्त संरक्षक के रूप में भी जाना जाता है। अनुच्छेद 150 संघ एवं राज्यों के खेतों का प्रारूप कैसा होगा, इसके बारे में कौन सलाह देगा राष्ट्रपति को? कैग, है ना। उनके खातों के बारे में, है ना। खाता जो होते हैं, पैसे का लेन देन जो जहाँ पे रखा जाता है सभी हिसाब, उसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है? कह रहा है कि अनुच्छेद 151 इसमें अंकेक्षण प्रतिवेदन की चर्चा है। कैग अपनी रिपोर्ट केंद्र के राष्ट्रपति को और राज्य के राज्यपाल को सौंपता है, ठीक है ना। एक तो देश में राष्ट्रपति को और राज्य के अंदर राज्यपाल को सौंपा जाएगा। अनुच्छेद 151 ये चीज कहता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कैग का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष, दोनों में से जो पहले पूरा हो जाए उसमें, जो अभी पहले पूर्ण हो जाए उस पे हो जाता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना त्यागपत्र किसको देगा? राष्ट्रपति को ही देगा, क्योंकि जब वही इनको वो कर रहे हैं, है ना, शपथ दिलवाते हैं, वही इनको हायर कर रहे हैं, तो उन्हीं को ये शपथ, वो भी अपना त्यागपत्र भी देंगे, ठीक है ना। कैग को पद से हटाने की प्रक्रिया और आधार ठीक वही है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का है। सिद्ध कदाचार या असमर्थता पर, या मतलब किसी भी प्रकार की गलती हो जाए इनसे या असमर्थ हो अपने काम करने में, तब इनको हटाया जाएगा, अदरवाइज नहीं हटाया जाएगा। सेवानिवृत्ति के बाद कैग भारत सरकार या किसी भी राज्य सरकार के अधीन कोई भी पद धारण नहीं कर सकता है। अगर ये 65 वर्ष की आयु से बाहर हो गए हैं तो उसके बाद ये कोई भी पद नहीं पा सकते हैं। कैग केंद्र सरकार के खातों से संबंधित अपनी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है, जो इसे संसद में रखवा देते हैं, ठीक है, जो इसको संसद में रखवाते हैं। यदि मामला राज्य सरकार के खाते का हो तो कैग अपनी रिपोर्ट उस समय राज्यपाल को सौंपता है ना, जब राज्य सरकार के खाते की बात होगी तब। आगे क्या कह रहा है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, आगे कह रहा है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो होता है संसद की लोक लेखा समिति के मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं। तो आगे देखते हैं हम इसमें क्या है। कैग की रिपोर्ट की विस्तार से जांच संसद की लोक लेखा समिति द्वारा किया जाता है ना, लोक लेखा समिति के द्वारा किया जाता है। भारत के पहले नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? वी नरसिंह राव, जो 1948 से 1954 में थे, ठीक है ना, पहले, है ना, वी नरसिंह राव जी थे। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि के संजय मूर्ति जो हैं भारत के 15वें कैग हैं, है ना, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन से नंबर पे हैं ये?
के संजय मूर्ति 15वें नंबर के हैं इस टाइम पे, वर्तमान में हैं। संवैधानिक प्रावधान क्या है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 में यह प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि व्यक्ति की 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। अगर किसी भी एक व्यक्ति को, ठीक है ना, किसी भी एक व्यक्ति को 1956 में जब 7वां संविधान संशोधन किया गया तो एक व्यक्ति ए है, उसको जो है आ और बा 2 अलग अलग राज्यों का राज्यपाल उसको नियुक्त किया जा सकता है। इसमें किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना। आगे देखते हैं हम लोग। इसका सीधा सा एक एग्जाम्पल है पंजाब और हरियाणा। पंजाब और हरियाणा के 2 अलग अलग स्टेट हैं लेकिन दोनों का राज्यपाल एक ही है, ठीक है ना। आगे क्या कह रहा है? कह रहा है कि राज्य की समस्त कार्यपाली शक्तियां जो है राज्यपाल में निहित होती हैं। अनुच्छेद 154 के तहत कह रहा है, अनुच्छेद 154 के तहत कह रहा है राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, जबकि वास्तविक प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। वास्तविक प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री। सेम प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति वाला हाल राज्य में भी लागू होता है। नियुक्ति एवं कार्यकाल, राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा उनके हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिकार पत्र द्वारा किया जाता है, जो अनुच्छेद 155 में निहित होता है, ठीक है ना। ये भाग 6 चल रहा है, भाग 6 चल रहा है ना। राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन वे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। मतलब राष्ट्रपति जब भी चाहे तभी बीच से हटा सकता है इनको, कोई इशू नहीं है, कोई किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है। राष्ट्रपति के प्रसाद मतलब आशीर्वाद के मोहताज होते हैं राज्यपाल। सॉरी टू से दिस, ऐसा कहना पड़ रहा है क्योंकि ये हकीकत है। कोई भी काम अगर केंद्र के अनुरूप राज्यपाल नहीं करते हैं उनको तुरंत हटा दिया जाता है। राज्यपाल बनने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। कितना? 35 वर्ष होनी चाहिए। राज्यपाल अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित करके देते हैं, है ना, राष्ट्रपति को देते हैं। राज्यपाल को पद की शपथ संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलवाते हैं, है ना। उनका जो शपथ होता है राज्यपाल को, वो कौन दिलवाते हैं? राज्यपाल को शपथ कौन दिलवाएगा? हाई कोर्ट के जो है चीफ जस्टिस होंगे, ठीक है ना। आगे कह रहा है शक्ति एवं कार्य के बारे में कह रहा है, उसको देख लेते हैं। शक्ति एवं कार्य, राज्य के मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 164 में ये चीज़ें कही गई हैं। अनुच्छेद 164 में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा, ठीक है। महाधिवक्ता जो राज्य की तरफ से सभी कानून के मामले की सभी जांच करेगा। राज्यपाल को राज्य विधानमंडल के सत्र को आहूत करने का मतलब बुलाने, सत्रावसान मतलब खत्म करने, और विधानसभा को भंग करने का भी अधिकार राज्यपाल को होता है। संविधान के अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की भी शक्ति प्राप्त है ना। 213 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है, ये अध्यादेश 213 के तहत जारी कर सकता है, ठीक। और राष्ट्रपति कितने के तहत कर सकता है? 123 के तहत कर सकता है, याद रखना। कह रहा है नेक्स्ट, राज्यपाल को अनुच्छेद क्या कह रहा है? राज्यपाल को अनुच्छेद 161 के तहत क्षमादान की शक्ति प्राप्त होती है, लेकिन वे मृत्युदंड को पूर्णतः माफ नहीं कर सकते हैं। मृत्युदंड को पूरी तरीके से माफ नहीं कर पाएंगे। धन विधेयक विधानसभा में पेश करने से पहले राज्यपाल की पूर्व अनुमति आवश्यक होती है ना। इनकी पूर्व अनुमति आवश्यक होती है। वेतन और अन्य तथ्य जो होते हैं वो क्या है? राज्यपाल का वेतन और भत्ते राज्य की संचित निधि पर भारित होता है। किस पर? राज्य की संचित निधि पर भारित होता है। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू जो उत्तर प्रदेश की थी, ठीक है, पहली महिला राज्यपाल थी उत्तर प्रदेश की। सरोजनी नायडू ने ही राज्यपाल के पद को सोने के पिंजरे में बंद चिड़िया कहा था, है ना, कि पद तो बहुत अच्छा है लेकिन वो राष्ट्रपति के अंडर में काम करता है, यही सबसे बुरी बात है। इसलिए सोने का पिंजरा है, उसमें बंद एक चिड़िया अपने आप में है ना। पद तो बहुत बढ़िया है लेकिन उस पर जो व्यक्ति बैठा है स्वतः कोई काम नहीं कर सकता है। सरकारी आयोग क्या है? 1983 में क्या बोला था? इसका गठन केंद्र और राज्य संबंध और राज्यपाल के पद की भूमिका की समीक्षा के लिए बनाया गया था। सरकारी आयोग 1983 ईस्वी में बनाया गया था। आकस्मिक निधि से धन निकालने का अधिकार राज्य में राज्यपाल के पास होता है और केंद्र में राष्ट्रपति के पास होता है। केंद्र में राष्ट्रपति के पास, राज्य में यह अधिकार राज्यपाल के पास, है ना। और सरकारी आयोग 1983 में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, रिपीटेड क्वेश्चन हैं ये सारे, याद रखिएगा आप लोग, है ना।
नेक्स्ट आपके सामने क्या कह रहा है, मुख्यमंत्री। क्या कह रहा है, मुख्यमंत्री कह रहा है, मुख्यमंत्री। ठीक है, मुख्यमंत्री कह रहा है संवैधानिक प्रावधान एवं नियुक्तियां। भारत के संविधान के अनुच्छेद 163 के तहत राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। इसका प्रधान कौन होगा, मुख्यमंत्री। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी। किसके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। मुख्यमंत्री राज्य सरकार का वास्तविक प्रधान होता है। कहाँ का, राज्य सरकार का कैसा, वास्तविक प्रधान है, जबकि राज्यपाल सदैव संवैधानिक प्रधान होते हैं, है ना। वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री है और संवैधानिक प्रधान इसके कौन है, राज्यपाल हैं। राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री को पद और गोपनीयता की शपथ भी दिलाई जाती है, वो राज्यपाल ही दिलाते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइए कि उत्तर प्रदेश का वर्तमान में राज्यपाल कौन है। कमेंट करके आप लोग बताइए कि उत्तर प्रदेश का वर्तमान में राज्यपाल है कौन। मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र राज्यपाल को सौंपते हैं। संविधान के अनुच्छेद 167 के अनुसार राज्यपाल को राज्य के कार्य की जानकारी देना मुख्यमंत्री का कर्तव्य होगा। ठीक है ना, 167 के अनुसार ये चीज़ राज्यपाल को बताएंगे कौन, मुख्यमंत्री प्रदेश के, ना। राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, जिसका प्रमुख कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, इसका प्रमुख कौन होता है, मुख्यमंत्री। शक्तियाँ एवं कार्य के बारे में है, राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। ठीक, राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है, मुख्यमंत्री। अंतर्राज्यीय परिषद जो है, जिसकी स्थापना 1990 में, और राष्ट्रीय विकास परिषद जिसकी स्थापना 1952 की बैठकों में राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है, मुख्यमंत्री करता है। ठीक है ना, अंतर्राज्यीय जो परिषद होता है उसकी स्थापना 1990 में हुई है, और राष्ट्रीय विकास परिषद उसकी स्थापना 1952 में हुई है। इन बैठकों में जो राज्य का प्रतिनिधित्व करने की बात होगी उस राज्य का मुख्यमंत्री ही करेगा। ठीक है, वो राज्य का मुख्यमंत्री करेगा। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि मंत्रियों के विभागों का बंटवारा फेरबदल मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल करता है। सेम वही कंडीशन जो प्रधानमंत्री के ऊपर इम्प्लीमेंट थी वही मुख्यमंत्री के ऊपर है। राज्य का महाधिवक्ता और राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, लेकिन इनके लिए सलाह जो है मुख्यमंत्री की ही होती है। यदि मुख्यमंत्री अपने पद से त्यागपत्र दे दे तो पूरी मंत्रिपरिषद को बर्खास्त मान लिया जाता है। केवल मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र दे दे बस। ठीक है, योग्यता एवं कार्यकाल, ये क्या है, योग्यता। कोई व्यक्ति जो विधानमंडल का सदस्य नहीं है उसे मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन उसे 6 माह के भीतर सदस्यता ग्रहण करनी होगी। याद रखिए, 6 माह के भीतर में। सामान्यतः मुख्यमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। ठीक है, मुख्यमंत्री को जब भी राज्यपाल चाहेगा पद से हटा सकता है उसे। मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष होनी चाहिए, यदि वह विधानसभा का सदस्य है तो। ठीक है ना, मुख्यमंत्री बनने के लिए आप 25 वर्ष की आयु में, प्रधानमंत्री के लिए भी 25 वर्ष, राष्ट्रपति के लिए कितना आपका 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। ठीक, महत्वपूर्ण तथ्य आपके क्या है, भारत के किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश से ही थी। केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली और पुदुचेरी के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, उपराज्यपाल की सलाह पर नहीं बल्कि सीधे राष्ट्रपति के आदेश से। हालांकि शपथ जो है उपराज्यपाल दिलाते हैं। कौन दिलाएगा, उपराज्यपाल दिलाएंगे। ठीक है ना, उपराज्यपाल। आगे क्या कह रहा है, महाधिवक्ता के बारे में कह रहा है। महाधिवक्ता कौन है, विधानमंडल के बारे में समझ लेते हैं। संवैधानिक प्रावधान एवं संरचना क्या होती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 168 के तहत राज्यों में एक विधानमंडल का गठन किया जाएगा। कितना, एक विधानमंडल का गठन किया जाएगा अनुच्छेद 168 के तहत। राज्य विधानमंडल के 3 प्रमुख अंग होंगे, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। जिन राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्था है वहाँ की बातें हो रही हैं। कमेंट करके बताइए कि ऐसे कौन कौन से भारत में राज्य हैं जिनके पास विधान परिषद है, उनका नंबर बताइए और नाम भी लिख के बताइए, ऐसे कितने हैं। किसी राज्य में विधान परिषद के सृजन या समाप्ति का उल्लेख संविधान 169 में किया गया है अनुच्छेद में। ठीक है, राज्य विधानमंडल का सत्र बुलाने या आहूत करने या सत्रावसान मतलब छुट्टी करने का अधिकार राज्यपाल के पास होता है। ठीक है ना, आगे क्या कह रहा है, विधानसभा का सदस्य निम्न सदन होता है। विधानसभा जो राज्य विधानमंडल का निम्न सदन या लोकप्रिय सदन कहा जाता है, क्योंकि जनता के द्वारा सीधे चुन के आते हैं।
विधानसभा का सदस्य एमएलए बनने के लिए न्यूनतम 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। संविधान के अनुसार किसी राज्य के विधानसभा में अधिकतम 500 सदस्य और न्यूनतम 60 सदस्य हो सकते हैं। कितना? अधिकतम 500 और न्यूनतम 60। कुछ राज्यों में अपवाद है, जैसे सिक्किम, इसमें 32 हैं, गोवा और मिजोरम में 40 हैं। तो सिक्किम में सबसे कम सदस्य हैं विधानसभा के, ठीक है, 32 सदस्य ही हैं। विधानसभा का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है, लेकिन इसे राज्यपाल द्वारा किसी भी समय से पहले ही भंग कर दिया जा सकता है, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी। धन विधेयक केवल विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा, विधान परिषद में नहीं प्रस्तुत किया जाएगा। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद किसके प्रति है? विधानसभा के प्रति, ठीक है। विधानसभा उच्च सदन जो होता है, विधानसभा को राज्य विधान मंडल का उच्च सदन कहा जाता है, राज्य विधान मंडल का उच्च सदन कहते हैं। विधान परिषद एक अस्थायी सदन है, जिसे भंग नहीं किया जा सकता लेकिन समाप्त किया जा सकता है। भंग तो नहीं कर सकते इसको, लेकिन समाप्त जरूर कर सकते हैं, ठीक है। आगे क्या कह रहा है? विधान परिषद का सदस्य एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इसको बोलते हैं, बनने के लिए न्यूनतम 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए। कितना? 30 वर्ष। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है और इसके 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। एकदम राज्यसभा जैसा विधान परिषद है, लोकसभा जैसा विधानसभा होती है। विधानसभा की अधिकतम सदस्य संख्या उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों की 1/3 से अधिक नहीं हो सकती, ठीक है। जितना विधान परिषद में अधिकतम सदस्य होंगे वो कितना होंगे? जो विधानसभा के कुल सदस्य होंगे उनसे 1/3 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है। मतलब अगर 300 सदस्य विधानसभा में हैं तो 100 सदस्य ही विधान परिषद में होंगे, उससे अधिक नहीं हो सकते। 101 नहीं बैठा सकते आप लोग, ठीक है, 1/3। कार्य प्रणाली क्या होती है इसकी? इसके ऊपर देखते हैं। वर्तमान में केवल 6 राज्य में, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जो है, यहाँ पर विधान परिषद अस्तित्व में है और इसके अलावा कहीं पर भी नहीं है, ठीक। केवल 6 राज्य हैं, ठीक। आगे देखते हैं क्या कह रहा है कार्यप्रणाली इसकी। सदन की बैठक के लिए कोरम या गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग हो सकती है। जैसे 400 सदस्य हैं तो कम से कम विधानसभा में उस टाइम पर कार्यप्रणाली जब चलेगी तो मिनिमम 40 सदस्य आने ही आने चाहिए, अदरवाइज वो सभा जो है स्वतः भंग हो जाएगी, ठीक। आगे क्या कह रहा है? अनुच्छेद कुछ देख लेते हैं, इसके इंपॉर्टेंस अनुच्छेद कौन कौन से हैं, है ना। और वीडियोस थोड़ी लंबी हो जा रही हैं, इसलिए वीडियोस को हम जल्दी ख़त्म करेंगे, 1 घंटे से ऊपर नहीं जाने देंगे, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। 168 के तहत विधानमंडल का गठन है। 169 के तहत विधान परिषद का सृजन या समाप्ति के बारे में कहा जा रहा है। 170 विधानसभा की संरचना के बारे में बात हो रही है। 171 विधान परिषद की संरचना के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। हाँ, आगे क्या कह रहा है? 174 में सत्र, सत्रावसान या विघटन के बारे में बात हो रही है, ठीक है ना। उसके बाद 178 में क्या है? विधानसभा का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के बारे में बात हो रही है 178 आर्टिकल में। 182 में अनुच्छेद 182 विधान परिषद या सभापति या उपसभापति के बारे में बात हो रही है, ठीक है, 182 में। आगे क्या कह रहा है? कह रहा है कि 194 में क्या है? विशेषाधिकार इनको क्या क्या है? 199 में धन विधेयक के बारे में है। अनुच्छेद 200 विधेयकों पर अनुमति किसकी मिलेगी किसकी नहीं, इसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। अनुच्छेद 202 में वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बात होगी। अनुच्छेद 213 में अध्यादेश के बारे में बात होगा। किसके बारे में? अध्यादेश के बारे में बात होगा, राइट। आगे क्या है? केंद्र राज्य संबंध के बारे में हो रहा है ना। केंद्र राज्य संबंध क्या है? कह रहा है कि भारतीय संविधान का संरचनात्मक ढांचा और केंद्र राज्य के संबंध का प्रावधान कनाडा के संविधान से प्रेरित है। कहाँ से? कनाडा के संविधान से है। संविधान के भाग 11 में केंद्र और राज्यों के बीच में विधायी और प्रशासनिक शक्तियों के संबंधित जो है सभी उल्लेख इसमें किए गए हैं भाग 11 में, ठीक है ना। केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों का विवरण भाग 12 में है। अनुच्छेद 268 से 293 के बीच में है। कितना? 268 से 293 के बीच में किया गया है, ठीक है ना। आगे कह रहा है, आगे देखते हैं क्या है। कह रहा है कि विधायी शक्तियाँ क्या है? विधायी शक्तियाँ का विभाजन कहाँ पे है? 7वीं अनुसूची में। 7वीं अनुसूची में
3 सूचियां, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के माध्यम से किया गया है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के माध्यम से है। अनुच्छेद 248 के अनुसार क्या है, अवशिष्ट शक्तियां जो होती हैं, है ना, अवशिष्ट शक्तियां, इनका उल्लेख किसी भी सूची में नहीं है, पर उन पर कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल संसद या केंद्र के पास है और किसी भी राज्य के पास नहीं है ना। ठीक है, अब सूचियों के बारे में देखते हैं कि सूचियां कौन कौन सी हैं। संघ सूची में वर्तमान में लगभग 100 विषय हैं। मूलतः 97 विषय थे, आज के टाइम पे 100 विषय हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल संसद के पास है। राज्य सूची के पास वर्तमान में 61, पहले 66 विषय थे, आज के टाइम पे 61 विषय हैं जिन पर सामान्य परिस्थितियों में राज्य विधानमंडल अपने आप में कानून बना सकता है। समवर्ती सूची, इनमें वर्तमान में 52 विषय है, पहले 47 विषय हुआ करते थे। कितना, पहले 47 सब्जेक्ट थे, आज के टाइम पे इसमें कितना सब्जेक्ट हो गया है, 52 सब्जेक्ट है टोटल। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा शिक्षा, वन, नापतोल, न्याय, प्रशासन व वन्य जीव संरक्षण जैसे राज्य सूची से हटाकर इनको किस में डाल दिया गया है, समवर्ती सूची में डाल दिया गया। ये 52वां संविधान संशोधन में ऐसा किया गया था। कब, 1976 में किया गया था। ठीक है, अब महत्वपूर्ण तथ्य कुछ है, उसको देख लेते हैं हम लोग, महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। तो आगे क्या है इसमें, सॉरी ये मिस्टेक हो गया, थोड़ा सा निकल गया था। 42वां संविधान संशोधन आपका है, शायद मैंने 52वां बोल दिया इसको। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत है। ठीक है ना, इन 5 चीज़ों को बेसिकली हटाया गया था, है ना। आगे क्या कह रहा है महत्वपूर्ण तथ्य में, यदि राज्यसभा अनुच्छेद 249 के तहत प्रस्ताव पारित कर दे, क्या कर दे, प्रस्ताव पारित कर दे, तो संसद राष्ट्रहित में राज्य सूची के विषय में भी कानून बना सकता है ना। अगर राज्यसभा ये चीज कर दे, 249 के तहत राज्यसभा यह प्रस्ताव पारित कर दे, तो संसद राष्ट्रहित में राज्य सूची के विषय में भी कानून बना सकती है, उसमें किसी भी प्रकार का रोक छेक नहीं हो सकता है। केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए अंतर्राज्यीय परिषद का गठन अनुच्छेद 263 के तहत राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 263 के तहत अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया है, जिसमें सभी स्टेट के मुख्यमंत्री भाग लेते हैं, हिस्सा लेते हैं, और उनकी अध्यक्षता भारत का प्रधानमंत्री करेगा, भारत का प्रधानमंत्री करेगा। ठीक है ना। आगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि अनुच्छेद 312 संसद को नई अखिल भारतीय सेवाएं जैसे IAS, IPS, IFS के सृजन का अधिकार किसको देता है, केंद्र और राज्य दोनों के लिए कार्य जो करेगी, है ना, वो संसद को देगा, है ना। अनुच्छेद 312 के तहत है। कह रहा है कि केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व के बंटवारे की सिफारिश करने के लिए अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति हर 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन करते हैं। किसका, वित्त आयोग का गठन करेंगे। तो यहाँ तक की चीज़ें आज आपकी कंप्लीट हो गई हैं। कल हम लोग जो है इसके बारे में चर्चा करेंगे, आपातकालीन उपबंध के बारे में पढ़ेंगे ना। यहाँ से जाते जाते फिर वही रिक्वेस्ट है, जो भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो टेस्ट वाला 2.0 परिवार का जो भी आप लोगों से वादा किया जा रहा है, जो भी प्रोमिसेस हैं, वो सारे के सारे हम लोग कंप्लीट करवा के रहेंगे। और ये इस चीज़ की गारंटी देते हैं हम कि मैराथन क्लासेस आपकी 18 तारीख से चालू होने वाली हैं। कब से, 18 तारीख से आपकी मैराथन क्लासेस SSC GD के लिए हम लोग चलाएंगे। SSC GD के लिए, SSC GD की, है ना, 18 फरवरी से मैराथन क्लासेस, पहली मैराथन क्लासेस मेरी आ रही हैं। ठीक है, हिंदी की सबसे पहली क्लासेस आएंगी, मैराथन 18 फरवरी को आएगी हिंदी की, उसके बाद GS की रहेगी, मैथ और रीजनिंग सबका कंप्लीट रिवीजन एक बार करवाया जाएगा। आपको टेंशन नहीं लेना है इसका मैराथन, है ना। हिंदी और GS और GK का तो मैराथन कंप्लीट आना ही आना है। तो तब तक आप लोग बने रहिए, और भैया जो वीडियोज़ को देख रहे हैं वो वीडियोज़ को लाइक कर दीजिए, और कॉमेंट में अपनी राय बताइए भाई कि आपको किस पे ज़्यादा वीडियोस चाहिए, पहले वीडियोस चाहिए, वो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे, तभी तो बात समझ में आएंगी ना। तभी टेस्ट वाला 2 परिवार आप लोगों की तरफ मजबूती से खड़ा मिलेगा आपको। ठीक है, बाकी मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग बने रहिए और ऐसे ही अपना यहाँ पे प्यार बनाए रखिए, है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।